हे बच्चा लोग, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग और कहाँ हैं आप लोग? साइंस के पेपर के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ। कल मैं लाइव नहीं आई थी, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों से कहीं ना कहीं सॉरी बोल रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ। बट सॉरी इसलिए आप लोगों के लिए मैं कल लाइव नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता था कि आज जो डीएलएड कर रहे हैं उन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का पेपर था। तो अभी आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉपरली क्या मिला। हिंदी का क्वेश्चन सीधे सीधे पता था और आपने देखा भी, सीयू सर ने पढ़ाया बहुत एनर्जेटिकली और बहुत बच्चे कनेक्ट थे। तो एकदम कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे से फायदे में रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखी होंगी। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आपको हमेशा हम ऐसे ही बेस्ट प्लेटफॉर्म देते रहें। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक पॉइंट है मेरा कि मैंने जो साइंस पढ़ाया था बेटा, साइंस वो पूरा पता था। मैं थोड़ा सा भूल गई, मैं एनालिसिस कराने वाली थी। मैं एनालिसिस करा दूंगी क्योंकि मैंने एनालिसिस इसलिए नहीं कराया था आपको कि बेटा मुझे पता है कि आपका पेपर आज खत्म हुआ है, राइट। जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर आज खत्म हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप बिजी होंगे, राइट। अब आज खत्म हुआ है, मैं 1-2 दिन में उसको अपलोड कर दूंगी। आप उस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा, देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से जो भी शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं करिएगा। उसके साथ साथ एक जरूरी सूचना है आपके लिए कि आपका एस्टेट का एग्जाम है। हम लोग एस्टेट के लिए भी आपको कराने वाले हैं तैयारी। एकदम जुड़े रहिए चैनल से। सीटेट, उसके साथ साथ जो टीजीटी, पीजीटी में जो भी आपके एग्जाम्स में सीडीपी आती है, साइंस आती है, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एनटीपीसी और यूपीएससी। बेटा एक चीज और मैं बता दूं, फिर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ अपने इस वीडियो में। आप सोचते हैं कि मैम पहले 2 मिनट बोलती हैं। बेटा 2 मिनट सिर्फ इतना बोलने का सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि आप पहले पूरी इंफॉर्मेशन तो रखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तब आप हमसे जुड़िए ताकि आपको मजा आए। तो पहली बात ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा आपसे कि आप जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो फटाक से इस वीडियो को देखें, क्योंकि एनटीपीसी में भी साइंस ही आता है और साइंस कहीं से भी आ सकता है। मैंने आपसे कहा था साइंस साइंस होता है, डीएलएड का साइंस ऐसा नहीं कि कोई साइंस अलग होता है। साइंस मतलब साइंस, कहीं से भी कभी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, कमेंट करिए, अपना प्यार दीजिए। और मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ डीएलएड की 3rd ईयर की सीरीज। और अभी देखिएगा आपको पूरे पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, विद रीजन कनेक्ट रहिए। आज मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज फटाक से करा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कुकिंग, खाना बनाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है। तो मेरी बात ध्यान सुन लो। वैसे तो मैं आपको बता दूं एलपीजी, क्या याद रखेंगे आप, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप गैस सिलेंडर में पाते हैं। और एलपीजी में आपका बेटा होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। आप कुछ लोग सोचेंगे मैम ये ब्यूटेन क्या होता है, तो ब्यूटेन आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आप जान लीजिए कि एलपीजी में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, ठीक है। ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। कैसा है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। अच्छा एक चीज और, जो बच्चे बहुत परेशान थे कि मैम हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, शायद इनको बता दूं मैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन आज आ गई थी कि आप वर्ड्स को, सेंटेंस को नहीं, वर्ड्स को मतलब शब्दों को आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द है ब्यूटेन आया, तो आप ब्यूटेन को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब आपको शब्दों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, सेंटेंस नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और मैं बता दूं, आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें बेटा आपको अंग्रेजी वाला ही मान्य होता है, लिखा रहता है पेपर में कि अगर आपका उत्तर किसी भी हद से या कभी भी गलत पाया गया तो जो अंग्रेजी का उत्तर है वो मान्य होगा। तो आप अंग्रेजी को हल्के में ना लें, और मैं आपको यहाँ सिखा रही हूँ तो आप हल्के में ना ही लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो कभी भी याद रखिएगा भारतीय वैज्ञानिक आपको पता है सीवी रमन। देखो एक चीज और, ये जो इजी नाम होते हैं वो कौन रखता है? इंडिया वाले। इंडिया वाले को नाम थोड़ा आपने जानने वाले रखते हैं ना, रमन टाइप के, ठीक है, चमन टाइप के, पुष्पा टाइप के ना, तो ये कौन रखता है? कहीं ना कहीं इंडिया। तो ध्यान रखना, इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे नाम होते हैं, तो आप देखते ही बता देना सीवी रमन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं बेटा, तो मास्टर ग्लैंड आपकी क्या होती है, मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी। क्या होती है? पिट्यूटरी। और अब आपको बताना है कि प्रिंसिपल ग्लैंड कौन सी होती है। प्रिंसिपल ग्लैंड कौन होती है? अगर आपने बता दिया तो मैं जान जाऊंगी कि आप साइंस पढ़ते हैं। मास्टर ग्लैंड तो मैंने बता दिया, आप बताइए प्रिंसिपल ग्लैंड कौन सी होती है, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है नागफनी का पौधा। भैया नागफनी कहाँ पाया जाता है? आपको पता है? डेजर्ट में। कहाँ? डेजर्ट में ना।
मरुस्थल में तो पाया जाता है, तो आप पढ़ो जल में तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरोही का मतलब होता है दोनों, दोनों छोड़ दीजिए आप, कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, आप सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। एसिटिलीन होती है सबसे छोटे नंबर कार्बन की, क्या होती है, एल्काइन। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा तो घबराए नहीं, देखो ध्यान से। एसिटिलीन का फॉर्मूला आप सीधे सीधे याद कर लो, क्या होता है, C2H2। क्या होता है, C2H2, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो है इसका यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग समझते हैं ना, देखा होगा आपने, जब कोई गाड़ी वाड़ी बनाता है तो वो लाइट जनरेट करता है, तो किससे यूज किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग बताइए। निकट दृष्टि दोष, जो मैं चश्मा लगाई हूं बेटा, या जो स्टूडेंट जनरली चश्मा लगाते हैं वो निकट दृष्टि दोष के ही कारण कहीं ना कहीं सफर करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया। और मायोपिया के लिए यूज होता है बेटा, इसको रेमेडाइज करने के लिए यूज करते हैं हम कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो आप देख लो कॉनकेव लेंस को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल लेंस। क्या कहेंगे, अवतल लेंस। आप लोग जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और कहीं ना कहीं कमेंट भी करिए, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। मैंने कहा लाइव क्लास मतलब जिंदा क्लास, अगर आप सो जाएंगे तो शायद मुझे भी सोना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई। कभी भी याद रखो, अगर आपको इसी को बोला जाता है एटीएम के फॉर्म में कहीं ना कहीं, तो आपसे आंसर आ जाए तो आप ध्यान रख लेना फटाक से, 76 सेंटीमीटर mmHg। ये ध्यान रखना, ये एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मरकरी से कहीं ना कहीं पारे से किया जाता है मेजर, तो 76 क्या रखेंगे आप, 76 आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एक चीज और, अगर दाब आ जाए और दाब में आपको 760 दिख जाए, ठीक है, ऐसे होता, देखो ये तो सेंटीमीटर में है, अगर यही कहता इतना, ये mm में होता, मिलीमीटर में, किसमें होता, मिलीमीटर में, तो आपको घबराना नहीं है, ये भी आपको आंसर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में पत्ती से संबंधित कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पर्णवंत भी होता है आपका, पर्णफलक भी होता है, और पर्णधार मतलब पूरा लेमाइना, पत्ती के पूरे भार को, पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पर्णधार। और इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्व संधियां, क्योंकि पर्व संधियां उसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो देखो अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन आपका कहीं ना कहीं, देखो पहली बात तो ध्यान सुनिएगा, क्लोरीन तो अलग बात हो गई, क्लोरीन अलग बात हो गई, क्लोरीन कार्बन नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, जबकि जो सैप ब्लैक है, क्या देखना है आपको, स्लैब ब्लैक, ये जो सैप ब्लैक लिखा हुआ है, सैप ब्लैक का मतलब है चारकोल। क्या होता है, चारकोल, आपने नाम सुना होगा चारकोल, ध्यान रखिएगा। चारकोल जो है आपका वो कैसा है, अक्रिस्टलीय। क्या है, अक्रिस्टलीय। इसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस। क्या बोलते हैं, एमॉर्फस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एमॉर्फस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतृप्त। देखिए मैंने आपसे कहा आप जल्दी जल्दी जुड़िए, सेशन को शेयर भी करिए, लाइव करिए और पढ़ते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। तो ध्यान सुनिएगा, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त, देखो ध्यान से, संतृप्त को अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ध्यान सुनिएगा, असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। आर्यन गौतम नमस्ते मैम, नमस्ते। सुषमा गौतम गुड इवनिंग बेटा। आप सब लोग बहुत सपोर्टिव सिस्टम है, ऐसे बने रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी बहुत सारे बच्चों को आज लगा होगा कि क्लास नहीं चलेगी क्योंकि थोड़ा मैंने लेट क्लास ली है, ठीक है, लेकिन क्लास चलेगी बेटा, ठीक। तो आ जाइए, ध्यान सुनिएगा इधर। अनसैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं, देखिए मैं लिख दिया संतृप्त और अनसंतृप्त। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। कहां पे, कार्बन कार्बन के बीच में। देखो ध्यान से, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों आएंगे किसमें, अनसैचुरेटेड में। लेकिन अगर कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका कहलाएगा क्या, संतृप्त। क्या कहलाएगा, संतृप्त। अब देखिए इन तीनों के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। जब हम बात करेंगे संतृप्त के लिए, तो संतृप्त के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ध्यान सुनिएगा,
CnH2n+2। ये जो n है बेटा, n जो है वो होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यानी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ध्यान सुनिएगा, कार्बन की संख्या। चलो एक एग्जाम्पल उठाते हैं और लगा लेते हैं। मान लो यहीं से उठाते हैं, मान लो एक कार्बन का हमें क्या करना है, हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो जहां पे देखिए n की वैल्यू क्या है 1 है, वहीं पे पुट कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा C1H2 इंटू 1+2 दैट इज C1 और H4, मतलब कि CH4 क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़िए। और मैंने कहा ना RL जितना भी आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं, UPSI का पेपर देंगे और इवन UPSC PCS जितना भी आप पेपर दे रहे हैं, साइंस कहीं ना कहीं ऐसे ही बनती है। तो ध्यान रखिएगा, ये DLED की 3rd ईयर की भी सीरीज भी है, तो 3rd ईयर बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, वैसे अभी पढ़ नहीं रहे होंगे 3rd ईयर वाले, वो तभी पढ़ेंगे जब उनका पेपर एकदम सर पे होगा। जैसे कल पेपर है तो आज पढ़ेंगे, यही हमें दिखा, आजकल का रिजल्ट यही दिख रहा है। ठीक है, आ जाइए, ध्यान रखिएगा। तो अब देख लो ये कौन सा फॉर्मूला है, CnH2n। क्या है, CnH2n+2, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा CnH2, ध्यान सुन लीजिएगा, CnH2n+2। अगर बात करें हम इसकी, तो ये बेटा होता है एल्कीन का फॉर्मूला। ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे अंग्रेजी में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए। एल्कीन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये अभी आप छोड़ दीजिए, ये आपका कहीं ना कहीं एल्काइल ग्रुप का होता है, जो आप नहीं समझेंगे अभी, जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो ज्यादा परेशान नहीं हुई, समय के अनुसार चीजों को समझिए, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराना है। क्या करना है, कभी भी याद रखिए, आपका दिया हुआ Al4C3, ये आपका हो गया एल्युमिनियम कार्बाइड। इस पे जो आपको रिएक्शन करानी है, किसके द्वारा, जल की क्रिया, मतलब वाटर कभी भी आ जाए अगर जनरेट करें, तो आपका हमेशा याद रखना, अगर आपका कार्बन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CH4, मीथेन। सबसे ध्यान रखिएगा, सबसे आसानी से क्या होगा, मीथेन। क्या होगा, मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला होता है, मैंने बता दिया, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। बिल्कुल आसानी से कनेक्ट करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनको फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा होगा, तो देखो थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। तो देखो कभी भी सोडियम एसीटेट आ जाए और ठीक है, उसके साथ साथ क्या देते हैं आपको, सोडा लाइम। तो देखो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। क्या होता है, CH3COONA। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडा लाइम, यानी कि सोडा लाइम आपको लेना है NaOH और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी इनका मिक्सचर हम लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। और इससे जो गैस मिलती है, इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, ये CO2 जो है वो निकल जाता है और एक कार्बन का बचता है, क्या, एक कार्बन का बचता है एल्केन, जिसको हम बोलते हैं CH4। अभी ये सब चीजें आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रही होंगी, क्योंकि आपका बेसिक थोड़ा सा डाउन है, और आप इसको एक्सेप्ट करिए, और बेसिक बेटा मैं कनेक्ट करूंगी। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दीजिए, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि सोडियम एसीटेट, सोडा लाइम, क्या दिख रहा है, मीथेन। अभी मैंने बताया कौन सी गैस आपको याद रखना है, आपको मीथेन गैस याद रखना है। कौन सी गैस, मीथेन गैस याद रखना है, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आज सब इनएक्टिव बने हुए हैं, किसी को आज पढ़ाई से ज्यादा मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि आज पेपर खत्म हो गया है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो कह रहा है हरित लवण रहित पौधों का समूह है। हरित लवण रहित पौधों का समूह है। तो देखो हरित लवण का मतलब होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट ना हो, जिसमें ग्रीन पिगमेंट, यानी कि ग्रीन पिगमेंट ना हो। तो ग्रीन पिगमेंट एक्चुअली में होता है, आपको मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, हरित लवण का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट। और इसमें इसका मतलब है, पूछ रहा है क्लोरोफिल के बारे में, तो कह रहा है किसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट। मतलब आपसे पूछ क्या रहा है कि क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो आपको पता है शैवाल में होता है, हरे रंग का होता ही है। दूसरा अनावृत बीजी, इसमें भी होता है। देखो पौधा कोई भी हो, पौधे में क्लोरोफिल होगा।
अगर हम बात कर लें कवक की, तो कवक आपका होता है फंजाई। क्या होता है? फंजाई। एक बात बताइए, जो फंजाई होता है, ध्यान सुनिएगा, फंजाई कभी अपना खाना नहीं बनाता। फंजाई क्या करता है, जो डेड, डेड मतलब मृत, जो डेड और डिकेइंग, डिकेइंग मतलब सड़े गले, जो डेड और डिकेइंग पदार्थ हैं उनसे अपना फूड प्राप्त करता है, उनसे अपना फूड क्या करता है? प्राप्त करता है। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, कभी भी आपसे पूछा है कवक, कवक को हम कहते हैं फंजाई। फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना नहीं बनाता है। क्या होता है? सिर्फ इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जो सड़े और गले जो मृत चीजें हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो बताइए जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। ध्यान से सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा फिजिक्स की बात आ गई यहाँ पे। देखो जैसे मैंने कहा, ये आपकी मैंने एक एक्सिस फिक्स की है और यहाँ पे ऐसे ऐसे कंपन हो रहा है, ये कंपन हो रहा है, देख रहे हैं? तो एक सेकंड के अंदर, क्या बोला हमने, एक सेकंड के अंदर जितने कंपन हो रहे हैं, एक सेकंड के अंदर जितने कंपन हो रहे हैं, इसको आप जरा ध्यान से देखो तो ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिपीट को आप लोग क्या बोलते हो? पुनरावृत्ति। क्या बोलते हो? पुनरावृत्ति। और फिजिक्स में इसी को बोला जाता है क्या? आवृत्ति। क्या बोला जाता है? आवृत्ति। मतलब बार बार ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और इसी को बेटा हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूं, यानी मेरी बातें जल्दी जल्दी पटर पटर आई टाइप से जब आवाज आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। और मैंने एक दिन आपको बताया था महिलाओं की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बताया था एक दिन, ठीक है, साइंस के रीजन के साथ। तो ध्यान सुनिएगा फिर से मेरी बात, क्या बोला हमने? एक सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं, एक सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आवृत्ति, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आ जाइए, अब देखिए आवर्त काल जो होता है ये तो समय हो गया, आवर्त काल का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। आयाम का मतलब हो गया वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब बेटा थोड़ा ध्यान सुन लो, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो होता है, जो ये मैक्सिमम दूरी इसने कवर की है, कितना ऊंचाई तक ये मैक्सिमम गया है, जो सबसे मैक्सिमम दूरी कवर करता है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यानी आपका आंसर क्या होगा? मैं सीधे अगर आंसर टिक करूं तो आपका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या कहलाएगा? आवृत्ति। और एक चीज और ध्यान सुन लीजिए, आवृत्ति को हमने कहा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/t। 1 समय क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज बराबर होता है, देखो आपसे पूछा जा सकता है, 1 हर्ट्ज बराबर होता है सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। अब आपसे देखो, मैंने कहा ना 4-5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? 4-5 क्वेश्चन। कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, ठीक है, 1 समय को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद बात करें 1 हर्ट्ज की वैल्यू क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। क्या है भाई? सेकेंड इनवर्स ही तो है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी आंसर देना चालू करिए। 14 क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया, 14 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 15वां क्वेश्चन आप पहले मुझे बताइए, फटाक से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, पहले आप कमेंट करिए, फटाक से बताइए कि आप जग रहे हैं कि बस ऐसे ही सो रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। मैंने कहा ना एकदम फंसेगा पेपर, साइंस का पेपर एकदम फंसा था डीएलएड का, ये भी पेपर एकदम 3rd सेमेस्टर का फंसेगा, मैं फिर कह रही हूँ पूरा पूरा, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेरी बात को थोड़ा थोड़ा सा मान लीजिए, ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़ा मान लीजिए, आपको काम हो जाएगा। आंसर कोई कर नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं करेगा तो मुझे करना ही पड़ेगा। कह रहा है वायु दाब आरोपित करती है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, हवा जो है पहली बात तो चारों तरफ है, अर्थ पे क्या है? हवा चारों तरफ है, यानी कभी भी बेटा अगर बात करें हवा जो है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा वो आपका चारों तरफ लगता है। कहाँ लगता है? चारों तरफ लगता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा चारों तरफ। क्या हो जाएगा? चारों तरफ, ठीक है। मैम उत्तर, कबूतर यादव, उत्तर लिखा है ना, आप अपने आंसर को रीजन के साथ एक्सप्लेन करो। उत्तर को देखो, एक चीज और,
ये उत्तर सिर्फ इसलिए लगा है कि मान लो आप वीडियो देख रहे हैं और कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट छूट गया तो कम से कम आप उत्तर देख के चीजों को लर्न कर पाएंगे। कबूतर जी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरी चीज, अगर आपको आंसर दिख रहा है तो आप पहली बात तो अपने पर नियंत्रण बनाइए, आंसर न देखिए। दूसरा नियंत्रण ये कि अगर आपका आंसर आ रहा है, आप देख ले रहे हैं, तो आप कारण ढूंढिए। क्या करिए? कारण ढूंढिए, रीजन ढूंढिए। ठीक है, आपका काम होगा। और मैंने कहा जल्दी जल्दी से बस शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन, क्या पूछा? अक्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप पूछा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ग्रेफाइट क्रिस्टलीय होता है, और हीरा भी क्रिस्टलीय होता है, फुलरीन भी क्रिस्टलीय होता है। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा सुगर चारकोल। क्या होगा? चारकोल। चारकोल वर्ड देखिएगा, चारकोल का मतलब कुछ नहीं होता है, खाली अंग्रेजी भाषा है। ये होता है कोयला। एक्चुअली में क्या होता है? कोयला। कोयले का पिसा हुआ फॉर्म, कोयले का पिसा हुआ फॉर्म क्या होता है? चारकोल। ठीक है, क्या होता है? चारकोल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई बेटा। हाँ, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से, ये तो बता दिया मैंने, कुक्कुट पालन संबंधित होता है। तो कुक्कुट का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपको देखना है। पहली बात, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी। क्या होता है? मुर्गा, मुर्गा मुर्गी जो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मुर्गी पालन से। किससे? मुर्गी पालन से। आपको आंसर देना है, आंसर देते रहिए, प्लीज आंसर देते रहिए। ठीक है, इसके साथ कह रहा है एक दोलन पूरा करने में लगा समय। अभी तो मैंने बताया था एक दोलन। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इधर सुनिएगा। ये आपके पास एक वेव है और ये वेव ऐसे चल रही है, ये वेव ऐसा चल रही है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक एक बार ये ऊपर गई और उतना ही नीचे गई, मतलब इसने क्या कर लिया? एक दोलन। एक दोलन मतलब एक साइकिल इसने कंप्लीट कर ली। एक दोलन में लगा हुआ समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। एक दोलन में लगा हुआ समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। इसी को हम कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो घबराना नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 19, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति तथा तरंग की चाल में सही संबंध है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन जो है आपको इसलिए ध्यान देना है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो जो आपका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है वो आपकी कहीं ना कहीं स्पीड, स्पीड, स्पीड अपॉन आवृत्ति, स्पीड अपॉन आवृत्ति के बराबर होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, वेवलेंथ ये होता है आपका, और क्या दिया इन्होंने? स्पीड क्या दी है? v, और आवृत्ति क्या दी है? n। तो ये आपका रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन कहीं दिख रहा है? जहां पे भी आपको रिलेशन दिखे वहीं पे आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक का कभी भी प्रकार पूछे तो दो होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, पीयूष तिवारी कह रहे हैं कल शिवशंकर सर की क्लास में, हाँ बिल्कुल मजा आ गया था, एकदम मैराथन चल रहा था पीयूष जी, और सबकी क्लास एकदम कहीं ना कहीं बहुत प्यार मिला आप सबका, और ये आभार रहेगा ट्रिपल आर गुरुकुल कहीं ना कहीं आप लोग के साथ हमेशा तैयार है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है डीडीटी है। डीडीटी जो होता है बेटा, कभी भी ध्यान रखिएगा, ये कीटनाशी होता है, खरपतवार नाशी नहीं होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। आप लोग खेतों में कभी कभी देखा होगा, खेतों में आप डीडीटी नहीं छिड़क सकते। आप कभी भी क्या होता है, आपने देखा होगा जब मच्छर वगैरह होते हैं, मच्छरों को मारने के लिए, मच्छरों को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं डीडीटी का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कीटनाशी होता है। और ये किसको मारता है? इंसेक्ट्स को। मैंने बताया ना, कीटनाशी का मतलब होता है इंसेक्ट किलर। किसको मारेगा? इंसेक्ट को। यानी कि ध्यान रखिएगा, डीडीटी किसको मारेगा? इंसेक्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2,4-D है। ये आप देख लीजिएगा, जो 22वां है ये आपका खरपतवारनाशी होता है। ध्यान रखिएगा, 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। याद रखिएगा, कीटनाशी आपका डीडीटी है, 2,4-D क्या है आपका? खरपतवारनाशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोग ऊर्जा। अरे आ जाओ भैया, सेल में स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है? सेल में स्टोर्ड एनर्जी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है? बचपन से स्टोर्ड एनर्जी आपकी कहलाती है एटीपी। क्या कहलाती है? एटीपी। क्या कहलाएगी? एटीपी। यानी कि जो सेल है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो एटीपी। तो अब ये बताओ, तो जब एनर्जी का खर्चा करना होगा, एनर्जी को जब हमें जरूरत होगी तो कौन देगा? एटीपी ही तो देगा। तो देखो कौन देगा? एटीपी। आंसर कौन है? एटीपी। भैया कुछ लोग सोच रहे हैं ग्लूकोज, तो मेरी बात सुन लीजिए,
ग्लूकोज तुरंत एनर्जी ऐसे नहीं देता। अब ग्लूकॉन डी मत सोच लेना, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे हैं ग्लूकॉन डी तो पियो तुरंत एनर्जी, ऐसा क्या होता है? देखो वो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। ग्लूकोज को आपने खाया, रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन से आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। वो एनर्जी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी और बाद में जब आपको जरूरत होगी तो वही एनर्जी क्या होगी? टूटेगी और क्या आपको कहीं ना कहीं कार्य करने के लिए, जिस भी चीज के लिए एनर्जी की जरूरत है उसमें आपको एनर्जी का फायदा मिलेगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है हाँ, जल प्रदूषण का कारक। आप एक बात बताओ, ये तो आप ऐसे बता दोगे, प्रदूषण कहीं भी आ जाए सब कुछ गंदा करो, कीटाणुनाशक, भैया इंसेक्टिसाइड वगैरह आप छिड़काव कर रहे हो, पानी में जाएगा ही जाएगा। धुआं भी कहीं ना कहीं क्या है? धुआं जो है, अब बात सुनिए, धुआं कहीं ना कहीं करता तो है, लेकिन क्या धुआं पानी में गंदगी फैलाएगा? धुआं पानी में तो गंदगी नहीं फैलाएगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा जल प्रदूषण, तो आपका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं कीटाणुनाशक, आप उसी से पढ़ लीजिए, आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण क्या है? अब देखो अत्याधुनिक मतलब प्रेजेंट टाइम में प्रदूषण किसके कारण होता है? तो मुझे मेरे ख्याल से देख लो, गंदी नाली अलग बात हो गई, वो तो भैया खुद प्रदूषण का शिकार है। गंदी नाली जो है वो प्रदूषण का शिकार है, प्रदूषण नहीं कर रही है। दूसरा ध्वनि, धुआं, ठीक है। एक बात बता दें आपको, तो ध्वनि होने का चांस हो सकता है, लेकिन अगर इन सब में हम बात कर लें कहीं ना कहीं तो सबसे अच्छा है रेडियोधर्मी पदार्थ। इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब सुनिए ध्यान से, इसमें क्या गड़बड़ है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इसमें बेटा आपको पता है अल्फा, बीटा और गामा, ये जो रेज हैं, ये रे जनरेट होती हैं और ये रे कहीं ना कहीं कैंसर कराती हैं। क्या कराती हैं? कैंसर। तो आपने कहीं पे सुना होगा क्वेश्चन कि अगर कहीं पे बमबारी हुई हो, क्या हुई हो? युद्ध हो रहा होता है ना, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, बमबारी, तो बमबारी के टाइम पे भी कहीं ना कहीं एक तरीके देखा है तो इन सबका कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो इन रेज का यानी अल्फा, बीटा, गामा, इन सब रेज का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है और अगर ये रेज प्रोड्यूस होंगी तो ये रेज कहीं ना कहीं सेल को क्या करेंगी? नुकसान करेंगी और धीरे धीरे कैंसर होने का चांस बढ़ता है। ध्यान सुनिएगा, तो याद रखिएगा, बम फोड़ने से आपको पता है इसीलिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो सबसे अत्याधुनिक की बात कर लें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका आंसर? दैट इज रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। देखो प्रदूषण मतलब क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? सीवेज उपचार, सही बात है। विद्युत चलित वाहन द्वारा। अब सुनो मेरी बात, सही है। आपको पता है जो विद्युत चलित वाहन है वो पॉल्यूशन कम करते हैं या नहीं? ना के बराबर करते हैं। वो पॉल्यूशन कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं? ऐसे परमाणु बम, अभी मैंने कहा परमाणु बम का यूज ना करिए, रोक दीजिए, ठीक है। लेकिन आजकल आपको पता है इतना खराब कंडीशन आ रही है, दैट्स ट्रूली कॉल्ड कलयुग। हम इसको कलयुग ही कहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। कार्बाइड बॉम्ब सेफ है ना मैम? देखो एसिटिलीन गैस रिलीज होती है और CO2 का प्रोडक्शन होगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं मैं जो इन्वायरमेंट है उसके लिए मैं नहीं कहूंगी, ठीक है। अगला, तो आप देखो ये सब कारण है कहीं ना कहीं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। ऊर्जा मतलब जो कि एनर्जी से रिलीज हो, तो भैया वहित मल। क्या मल होता है? मल नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। लिक्विड अपशिष्ट, लिक्विड वाली गंदगी नहीं, ऊर्जा की बात कर ली तो देखिए ताप, ध्वनि और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। मैंने कहा आवाज रेडियो एक्टिव, अभी बताया था, अभी जस्ट बताया कि बॉम्ब रेडियो एक्टिव, तो थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़िए, आसान हो जाएगा। ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको सीरीज कराई जा रही, क्वेश्चन कराया जाता कि आपको काम हो जाए। लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा किसके प्रदूषक के सूचक है? ये आपको जब फर्स्ट ईयर की सीरीज में करा रही थी तभी मैंने बता दिया था कि लाइकेन की कहानी आती है सल्फर के लिए, SO2 गैस के लिए। किसके लिए? SO2 गैस। जहां पे SO2 गैस होगी वहां पे इनका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन समझते हैं ना, मतलब ये नहीं प्रोड्यूस होंगे वहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जल को प्रदूषित करने वाले हैं, तो जल को कौन कौन प्रदूषित करता है? देखो सोना और चांदी की और पीतल, इनको तो भूल ही जाओ। चांदी वांदी पानी में घुलती नहीं है, आप खुद आपके पास चांदी होगी आप डाल के देख लो, चांदी पानी में नहीं घुलती है। तांबा और टिन भी, तांबे को तो अच्छा कहा जाता है, आप लोग पानी पीते हैं। तो बचा क्या आपका? पारा और सीसा। क्या बचा? पारा और सीसा। देखो भैया पारा होता है, ध्यान सुन लीजिएगा,
पारा और सीसा का मतलब है, पारा जो है वो है मरकरी, मरकरी से एक बीमारी होती है, अगर मरकरी जल में है, कहाँ पे है, जल में, तो इसको बोलते हैं मीना मिटा। मीना मिटा ये एक डिसऑर्डर है, पूछा गया क्वेश्चन, मीना मिटा डिसऑर्डर किससे होता है, मरकरी से। किससे होता है, मरकरी से, ठीक है। ऐसी बात करें लेड, लेड की, लेड पीबी, तो पीबी भी कहीं ना कहीं जल में क्या होता है, घुलनशील है, जल में घुल करके क्या कराता है, बीमारी कराता है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट से काम करना है, आपका काम हो जाएगा। और भैया जल्दी जल्दी शेयर कर दो, आज शेयरिंग हो नहीं रही है। नहीं, शेयर तो किया गया है, लेकिन मैंने कहा ना अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम होगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग अपने लिए कहीं ना कहीं भैया एक्टिव बनिए। इसका मेन मकसद ये है कि आज आप सोच रहे हैं मैं मेहनत कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आपको मेहनत करना चाहिए मेरे ख्याल से। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। हाँ, फिश में पाया जाएगा सुषमा, क्योंकि पानी में ही मछलियां रहती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन मछलियों को लोग खा लेते हैं। और आपको बता दें इन सबकी खासियत क्या होती है, ये लोग कभी भी बॉडी से बाहर नहीं जाते, ये स्टोर होते रहते हैं, सेल्स में, टिश्यूज में स्टोर होते रहते हैं और स्टोर होकर के बीमारी कराते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, कह रहा है मोटर वाहन प्रदूषक कम करने के उपाय हैं। मोटर वाहन प्रदूषक को कम करने का उपाय क्या है, तो देखो इंजन की डिजाइन सुधार लो, सही है। सीएनजी का यूज करो, एलपीजी का, ये कम नुकसान पहुंचाते हैं। मोटर वाहनों का समुचित अच्छे से रखो, तो ये सब तो मुझे सही लग रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सब के सब, ठीक है। मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है, हाँ ये क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। मरुस्थल मतलब होता है डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थल बनने को हम कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन इसका मतलब क्या है बेटा, कि डिजर्ट का बनना। तो डिजर्ट क्यों बन रहा है, एक तो देखो आप सबसे पहले ध्यान रख लो, प्लांट की कटाई, प्लांट की, पौधों की जो कटाई है, कमी हो रही है, सबसे पहले उसी को हम क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, प्लांट को काटने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ध्यान सुन लीजिए, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वन आरोपण। आरोपण बोलते हैं, वन रोपण नहीं बोलते। देख लो हिंदी में बड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर आपने आ हटा दिया, जरा ध्यान से देखो, यहां देखो वन रोपण, वन रोपण जो है क्या होता है, पेड़ों को लगाना। वन रोपण है पेड़ों को लगाना, जब आप पेड़ को लगाते हैं तो उसे आप वन रोपण कहते हैं, जबकि जब आप क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन आरोपण। क्या कहेंगे, वन आरोपण। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगली बात, अगला क्वेश्चन ध्यान रख लें, अगले ऑप्शंस बहुत आसान है, वो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया। ध्यान सुनिए, अब जहां ये वाली केमिस्ट्री आती है बेटा, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री है, मैं बता दूं 12th की केमिस्ट्री है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने नाम सुना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो देखिए एक कार्बन है ना, आप देखिए मेथिल का मतलब होता है एक कार्बन, मेथ मतलब एक, मेथ मतलब एक, एथ मतलब दो। आप याद कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट याद करा दूंगी। तो जो मेथिल है, ठीक है, मेथिल 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 याद रखिएगा, ये जो मेथिल है आपका, ये एक कार्बन। और कभी भी अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करा दें पानी से, जल से, रटे रहिए ये बात, आप मेरी बात ध्यान रखिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। क्या बोला हमने, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करा दें किसके साथ, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बनेगा आपका कहीं ना कहीं मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन। अब देखो सब केस में मेथेन नहीं बनेगा, अगर आपके पास मेथिल है, क्या है, मेथिल। अब इसका ट्रिक सुनिए, इसका ट्रिक क्या है, अगर यहाँ पे मैं इरेज करके बता रही हूँ, ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे मेथिल है, क्या है, मेथिल है, तो बनेगा मिथेन। क्या बनेगा, मिथेन। और अगर यहीं पे होता क्या, मान लो एथिल होता, क्या होता, एथिल, तो बनेगा इथेन। क्या बनेगा, इथेन। तो जो चीज है, जैसे स्पेलिंग से देख लेना, उसी से आप पहचान जाओगे, ध्यान रखिए। और अब आपको बता दूं, मिथेन का फॉर्मूला भी मैंने पहले बताया है, दैट इज CH4। आंसर हो जाएगा बा। क्या हो जाएगा, बा। आंसर क्या होगा, बा, ठीक है। हाँ ऑक्सिबिक मैम, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, आप यहाँ बारात ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बारात लेकर के आइएगा, आपकी शादी करवा देंगे, कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी आपको, परेशान ना होइए। सुषमा गौतम CH4, वेरी गुड। ऑक्सिबिक कोई महिला सजेस्ट करिए। यहाँ पे बेटा महिला सजेस्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे साइंस सजेस्ट हो रही है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? तो अभी मैंने बताया था जो सूत्र CnH2n+2, ध्यान सुनिएगा, CnH2n+2, CnH2n+2 आ जाए, CnH2n+2 आ जाए, ऐसे सूत्र को हम कहते हैं एल्केन। ये सूत्र किसका है? एल्केन का है। और यहाँ जो N होता है, N मैंने 1000 में बताया, वो होता है कार्बन नंबर। N क्या है आपका? कार्बन नंबर। और आपको बता दें, अगर कभी भी, अब इसमें आप फिट बिठा करके देख लीजिए, देखिए यहाँ कार्बन नंबर 2 है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो C2 और H 2 × 2 + 2 यानी कि हो जाएगा C2H। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देखो ना, N की वैल्यू पुट कर दी आपने, तो जाएगा 2 × 2 = 4 + 2 यानी कि C2 और H6। बेटा मुझे लग रहा है पहला वाला ही फिट बैठ रहा है, पहला जो है वो फिट बैठ रहा है। देखो C2H6 यानी कि आपका आंसर पहला ही आ गया। क्या आ गया? C2H6, C2H6। ठीक है, ओके, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब क्या है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करने में क्या जाता है, चेक तो कर लेते हैं। आंसर आपका क्या होगा? आंसर मैंने बता दिया आपका C2H6। आगे और चेक कर लेते हैं, CnH2n+2 पे रख के देख लेते हैं, तो ये जाएगा, देखो 3 है तो C3। अब देखो आप इनको मत देखो, आप N की वैल्यू 3 ही रखना। आप क्या करना, N N N क्या करिए, N को सजेस्ट करिए। तो देखिए इधर देखिए 3 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा C3H। 3 × 2 = 6 + 2 यानी आंसर क्या हो जाएगा, C3H8। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 है, क्या है, 6 है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन मैम कोई महिला रूपी केमिकल सजेस्ट करिए। ठीक है, अच्छा चलो हम ऐसा केमिकल सजेस्ट करेंगे जो जिंदगी खतरनाक कर देगी आप लोग की। ठीक है हम ऐसा केमिकल सजेस्ट कर देंगे जो जिंदगी बहुत खतरनाक कर देगी। टेंशन ना लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, इतना आसानी से केमिकल आपको नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कच्चे फलों को पकाना। कभी भी आ जाए कच्चे फलों को पकाने के लिए तो आपकी गैस यूज होती है एथिलीन गैस। क्या होती है? एथिलीन गैस होती है। कौन सी गैस? एथिलीन गैस। ध्यान सुनिएगा फिर से, आपको क्या कहेंगे, कच्चे फलों के लिए आंसर क्या होगा, एथिलीन गैस। याद कर लीजिए बेटा, 1000 बार पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया। एथिलीन गैस आपकी क्या करती है, कच्चे फलों को पकाती है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, यूरिया कहाँ बनता है? तो देखिए मैंने कहा था यूरिया, आंसर पहले देखिए ध्यान से, यूरिया कभी भी आ जाए तो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, लीवर में, लीवर में। यूरिया बनता कहाँ है? लीवर में। यूरिया बॉडी से बाहर कहाँ कैसे जाता है? बाय द हेल्प ऑफ किडनी। तो किडनी उडनी कहीं लिखा है तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट, वृक्कों का कार्य है। वृक्कों का कार्य होता है स्पेशली, तो देखिए वृक्क जो होते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं किडनी। अभी तो हमने बताया था, किडनी का मेन काम होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या करना? उत्सर्जन मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना? बाहर करना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? कौन करता है? किडनी। कौन करती है? किडनी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? तो याद रखिए, जब हार्वे वर्ड आ जाएगा तो याद रखिएगा सर्कुलेशन। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड वाला पार्ट आता है, यानी कि जो ब्लड है, हार्ट है, ये सिस्टम किसमें आता है? हृदय। देखिए पूरा सिस्टम पूछ रहा है, एक ऑर्गन नहीं पूछ रहा है, पूरा सिस्टम पूछ रहा है। तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम को हम कहते हैं रक्त परिसंचरण सिस्टम। क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण सिस्टम, या इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये विलियम हार्वे जी ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? ठीक है, तो देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, हृदय से दो चीजें ध्यान सुन लीजिए। अगर आपका ब्लड हार्ट से जा रहा है सेल्स तक या ऑर्गन तक, सुन लीजिए ध्यान से, अगर कह दे कि आपका जो ब्लड है, खून जो है, रक्त जो है, वो दिल से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है बेटा? सेल के पास या शरीर के पास, किसी अंग के पास, तो उसका मेन काम कौन करती है? आर्टरीज। कौन करती हैं? आर्टरीज। क्या करती हैं? आर्टरीज करती हैं। और इन आर्टरीज को हम कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि सेल से हार्ट की ओर, सेल से हार्ट मतलब उल्टा,
सेल से हार्ट की तरफ ब्लड कौन ले जाता है? तो आपको ध्यान रखना है वेन। क्या होती है? वेन। और इनको हम लोग कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं? शिरा। तो आपका जो आंसर होगा, अब आप देख लो, ब्लड कहाँ? हार्ट से पूरे शरीर में, हार्ट से पूरे शरीर में, यानी कहाँ जा रहा है? हार्ट से कहाँ जा रहा है आपका? सेल या पूरे शरीर में। तो काम कौन करेगा? धमनी या आर्टरीज, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? धमनियां। क्या हो जाएंगी? धमनियां आपका आंसर। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो एक एक बार आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैम समझ में आ रही है। ठीक है मैम, महिला की मांग में सिंदूर लगना है लेकिन सिंदूर का फॉर्मूला नहीं पता है। ऑक्सीविक जी, पहले अभी मैं केमिकल बताऊंगी आपको, तब सिंदूर का फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, एक कहते हैं ना, एक कहावत, एक मूवी में डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। तो आप सुनिएगा ऑक्सीविक जी, जो एक चुटकी सिंदूर है उसके फॉर्मूले को आप कैसे जानेंगे ऑक्सीविक जी? अभी इसके लिए पहले आपको वो महिला रूपी केमिकल ढूंढना है जिसकी मांग में आपको वो एक चुटकी सिंदूर का केमिकल भरना है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। किसका पेपर है मैम? बेटा ये आपका जो पेपर है ये यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस का है। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस का है। एज इट इज आपका पेपर छपेगा। ठीक है, लाइफ इज रेज। मैम मैं मोटा चाहता हूँ, खाना चाहिए। खाइए पीजिए, हम क्या बताएं, हम भी खाते पीते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। आप सिर्फ खा के सो जाइए, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। खाइए सोइए, खाइए सोइए, खाइए सोइए, आप मोटे हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार ट्राई करके। ठीक है, आर एन गौतम, यस मैम। पंडित बॉय सुषमा, हेलो हेलो सुषमा जी। तो अच्छा सुषमा को बोल रहे हैं, ओके पंडित बॉय। तो मेरी बात आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा। भैया एक चीज और रिक्वेस्ट है कि फटाक से, अभी कितना क्वेश्चन हो गया? 41 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में ये पूरी सीरीज का एमसीक्यू खत्म कर दें। और आप जितने लोग भी बने हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि राधे राधे कहते हुए पढ़ते रहिए, क्योंकि राधे राधे से पॉजिटिविटी आएगी आपको। उसके साथ साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, हाँ ओके, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं देखिए, ये गिफ्ट आप लोग मुझे देंगे और मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ कि आपका ये पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो सीरीज आप बैठ करके, आपको शायद सीरीज का ध्यान हो, तो एक सीरीज आप लोग पढ़ते हैं, जो सीरीज आप लोग बैठ के रटते हैं, उसको मैं आसानी से आपको यहाँ समझा रही हूँ कि आप वीडियो को देखते हुए सीरीज को याद करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एटीपी है। क्या है? एटीपी। तो अभी एक चर्चा हो चुकी थी कि जो एटीपी होता है, कहीं ना कहीं ये स्टोर्ड फॉर्म है किसका? स्टोर्ड फॉर्म है किसका? एनर्जी का। स्टोर्ड फॉर्म है किसका? एनर्जी का। ध्यान सुन लीजिए, ये क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हम इसकी बात कर लें एटीपी की, तो फुल फॉर्म अगर हम इसकी बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो ये होता है, एक बार लिख लीजिए, एडिनोसिन। अब देखिए, अब अंग्रेजी में भी यही रहेगा, हिंदी में भी यही रहेगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्या होगा? ट्राइफॉस्फेट। बेटा अब देखिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। देखिए ट्राइफॉस्फेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, अब आ जाइए, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, मुझसे पहले आप लोग आंसर बता देंगे। क्या है? एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है। बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी सब कहानी आपने पढ़ी नहीं है, आपका आंसर देख लीजिए। एक अणु जो क्या करता है? ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध होते हैं, जिसमें क्या होता है? ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध होते हैं। ठीक है, लाइफ इज रेस। मैम मेरा ब्याह करा दीजिए। आप एक काम करिए, लाइफ इज रेस, वैसे मैं अभी बोलूंगी अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ। आप देखो, एक हमारे चैनल पे ऑक्सीविक जी हैं, वो भी शादी के लिए बहुत परेशान है। तो आप एक काम करिए, आप दोनों लोग एक दूसरे से चैट कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और दोनों लोग पता कर लीजिए, अपने ग्रह नक्षत्र मिलवा लीजिए, और देखिए क्या कहते हैं। हो सकता है आप दोनों लोग एक साथ ही जाइए, लड़की ढूंढिए और आपकी शादी हो जाए। अगर आप लड़की हैं तो लड़की, अगर आप पुरुष है, या क्या कहते हैं, पुरुष हैं तो लड़की मिल जाए, अगर लड़की है तो आपको पुरुष, क्योंकि देखिए जिसको जिस चीज की जरूरत है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए। आर एन गौतम कह रहे उषा मैम, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सबकी शादी होगी, सब शादी के लिए ज्यादा परेशान है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। तो देखो, एनॉक्सी होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। देखो, ऑक्सीजन की एब्सेंस, एब्सेंस समझते हैं, जब ऑक्सीजन ना हो,
ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं एनॉक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? एनॉक्सी श्वसन। और आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग अगर देखें सही सही तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। क्या होता है? पायरुविक एसिड। तो जब ये साइकिल आपको पढ़ाई जाएगी, ये आपके क्लास 12 का कोई कहीं ना कहीं डाटा है, ध्यान से सुनिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आंसर देख लो, पायरुविक एसिड कहीं ऑप्शन में है, स्टार सर्कल पायरुविक एसिड। आंसर एकदम क्लियर है, पायरुविक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? देखो, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें केल्विन में, तो देखो पहले ध्यान से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो क्या कर दें हम लोग? 273 ऐड कर दें। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, केल्विन में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 273 जोड़ देते हैं, तो ये जाएगा 373 केल्विन। ऑप्शन देख लीजिए, 373 केल्विन आपको दिख जाएगा। अब एक बात क्लियर हो गई कि अगर आपको सेल्सियस क्या करना है, सेल्सियस को किसमें जोड़ना है? अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या जोड़ना है? 273। यहाँ एक फॉर्मूला लिखा देते हैं, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस डिग्री। ये याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने कहा ना, ये सब लोग फर्जी की जो बातें कर रहे हैं भैया, थोड़ा समझ जाएं, पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहें, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक, कह रहा है दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो केल्विन पर अंतर बताइए। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर कभी भी दो तापों का अंतर हो, दो ताप का क्या पूछे? ताप का अंतर। ताप का जो अंतर होता है वो आपका सेल्सियस और केल्विन पैमाने में सेम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर हमें ताप का अंतर निकालना है तो सेल्सियस और केल्विन पैमाने पे क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेल्सियस और केल्विन पैमाने पे सेम होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होने की बात कभी भी आए तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कंडक्शन, दूसरा संवहन। क्या होगा? पानी लिक्विड वर्ड आ जाए तो आपको संवहन जरूर याद रखना है। लिक्विड के लिए आपको क्या याद रखना है? संवहन। क्या याद रखना है? संवहन। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। चालन को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन। देखा जाए तो जो कंडक्शन होता है ये आपका सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है। किसमें होता है? सॉलिड, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके पार्टिकल में होता है। जबकि जो संवहन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन जो होता है ये कहीं ना कहीं लिक्विड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? लिक्विड के लिए। और अगर हम ऐसे ही बात कर लें गैस के लिए, तो गैस के लिए इंपॉर्टेंट होता है रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन। ध्यान से सुनिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म से याद कर लीजिए। ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, पंडित बॉय, मैम मेरा सिलेक्शन हो गया आर्मी में। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही आप लोग बस रिजल्ट देते रहिए, मजा आता रहे, सुन के ही अच्छा लगेगा कि आप लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हैं। ठीक है, ओके, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? तो कभी भी देखो, अरे फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया। अगर मैंने अभी आपसे कहा कि प्रकाश को उठा करके पृथ्वी तक लाना है तो आपको मिलेगा कौन? गैस। कौन मिलेगा? गैस। और गैस को में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। और रेडिएशन को ही हम लोग कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण। तो आपका आंसर क्या हो गया? विकिरण। ठीक है, एकदम आसानी से क्लियर होना चाहिए। यहाँ मैं प्रॉपर कारण के साथ आपको एमसीक्यूज रटा रही हूँ, आप लोग बस रटते रहिए। कह रहा है वाष्पन की गुप्त उष्मा का मात्रक है। गुप्त उष्मा कभी भी पूछे तो याद रखिए वो हमेशा ग्राम में होती है। तो उष्मा आ जाए, उष्मा के लिए होता है कैलोरी। उष्मा के लिए क्या होता है? कैलोरी। और कैलोरी, और अगर गुप्त उष्मा पूछे तो 1 ग्राम के लिए होता है, तो पर ग्राम। क्या होता है? पर ग्राम। यानी 1 ग्राम, देखिए कैलोरी पर ग्राम को ही हम क्या कहेंगे? गुप्त उष्मा का मात्रक। अगर सिर्फ उष्मा का कहता तो वो कैलोरी होता। सिर्फ उष्मा का क्या होता? कैलोरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी की विशिष्ट उष्मा होती है हमेशा अधिक। ध्यान सुनिएगा, पानी में यानी कि H2O में आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है?
हाइड्रोजन बंध, कभी भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बंध के कारण इसकी जो क्या कहते हैं आपकी विशिष्ट उष्मा होती है यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हमेशा मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इसी कारण आपने देखा है पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पानी ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, टाइम लेता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी उसे समय लगता है। उसका कारण होता है उसकी इस क्या विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण। और दूसरा कारण है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अगला कह रहा है उष्मा संचरण सबसे तेज होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कभी भी संचरण की बात आ जाए तो सब कुछ सबसे तेज किसमें होगा? गैस में। तो उष्मा, साउंड को छोड़ दीजिए, उष्मा पूछा है ना, आप खुद सोचो एनर्जी सबसे तेज किस फॉर्म में पहुंचेगी? सॉलिड में जल्दी पहुंचेगी। सबसे पहले कौन गर्म होगा? गैस गर्म होगी ना। तो गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो आपको देखो गैस में क्या था? विकिरण। अभी मैंने बताया था विकिरण किसमें था? गैस में। चालन किसमें था? सॉलिड में था। तो ये सब मैं बता चुकी हूँ। और संवहन किसमें था? लिक्विड में था। तो सबसे तेज कौन भागेगा यानी सबसे तेज गर्म कौन होगा? कौन होगा? विकिरण। क्या होगा? रेडिएशन। क्या होगा? रेडिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर। देखो यानी कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो बराबर है किसके? जो आपकी हाइट है किसकी? इमेज की। किसकी? इमेज की। यानी कि जो आपका बिंब बन रहा है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, बिंब और प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या है? हाइट दोनों बराबर है। और ये कब होगा? यानी कब होगा? तो कभी भी याद रखिए, जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को उठा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, इसको बोलते हैं हम कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ध्यान सुनिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। अवतल से क्या होता है? अवतल में एक केस ऐसा होता है जिसमें आभासी होता है, वरना सब में रियल समझते हैं। आभासी होता है वर्चुअल, जिसको आप छू ना पाइए, और रियल का मतलब होता है जिसको आप आसानी से छू लीजिए। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण कभी भी आ जाए तो आपको काम क्या करना है? क्या काम करना है? हमेशा उत्तल के लिए आभासी, अवतल के लिए सब कुछ क्या होता है? रियल होता है। बस एक केस ऐसा होता है जो आभासी होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। आ गया, उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होगा। कब? जब क्या हो? वो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि कहाँ रखा गया हो? फोकस और टू फोकस के बीच में। ये बात थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है, मैंने कहा ना सब जगह से क्या बनता है? उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी बनता है बेटा। तो ये बात थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ उत्तल नहीं अवतल की कहानी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो आप देख लीजिए, सब कुछ हमें लगता है इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए, ये क्या कहते हैं? बढ़ते उद्योग जलवायु में कहीं ना कहीं देखिए पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो होगा ही। अगला क्या कर रहा है? बढ़ते हुए जन, बिल्कुल सही, लोग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और घटते हुए वन, अभी बनाया था वनों को काट देते हैं। तो इन सब का जो कारण है आप देख लो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर पे यानी जलवायु पे क्या पड़ रहा है? असर पड़ रहा है कि नहीं? जलवायु पे असर पड़ रहा है। तो इसका सबका आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पारितंत्र में शैवाल हरी काई का स्थान होता है। तो हरी काई कभी भी आ जाए तो मैंने कहा था उत्पादक तो नहीं होता, अब घटक भी नहीं होगा। देखिए उत्पादक कौन थे? पौधे। उत्पादक कौन थे? पौधे थे। ये बात मैंने आपको बता दी थी। उत्पादक आपके कौन थे? पौधे थे, या कुछ क्या कहते हैं नीले हरे शैवाल या बैक्टीरिया। बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब घटक की अगर हम बात कर ले कभी भी, अब घटक जो होते थे वो डिकम्पोजर। अभी मैंने बताया था फंजाई। कौन था? फंजाई यानी कि कवक। जो आपके कवक थे वो क्या थे? डिकम्पोजर। लेकिन अगर हम बात करें हरी काई की, तो ये कहीं ना कहीं खाना ग्रहण करता है, पौधों से खाना ग्रहण करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मुख्य अंतर क्या होता है? तो कभी भी ध्यान रखिएगा, जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात कर ले तो उनका जो अंतर होता है वो उनकी कोशिका भित्ति में, यानी कि सेल वॉल में। किसमें अंतर होता है? सेल वॉल में। क्या होता है? सेल वॉल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल में अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें तो बैक्टीरिया की हमेशा बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड से। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। जबकि जो प्लांट होते हैं उनकी बनी होती है सेलुलोज से। प्लांट की बनी होती है किससे? सेलुलोज से और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिए। जो आपके जीवाणु हैं, जीवाणुओं से क्या, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है आपकी? ध्यान से देख लीजिए, म्यूकोपेप्टाइड की। जबकि अगर हम बात कर लें किसकी? प्लांट की। किसकी बात करें? प्लांट की, तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन है, सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, ओके ध्यान रखिएगा। ओके, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। और जितने लोग अपने लिए लड़की वड़की ढूंढ रहे हैं वो ढूंढते रहें, उनका कुछ होगा नहीं, मैं फिर बता दे रही हूँ। समय भी जाएगा और लड़की तो नहीं मिलेगी, ये भी बात सच है। ठीक है, दोनों बर्बाद करिए आप लोग एकदम चिल मार करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाश्चर की अगर हम बात कर ले तो पाश्चर साहब ने जितना भी काम किया था, सबसे पहले कहीं ना कहीं जब देखिए लाइफ आई थी, लाइफ की थ्योरी जो आई थी, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, वहां पे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वायरस। तो इसको देखिए जर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जर्म से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? जर्म थ्योरी। क्या जर्म थ्योरी आ जाए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्म थ्योरी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं। जीवाणुओं के रोग देखो ध्यान से, ये जितने भी आपको देख रहे हैं मीजल मम्स, ये कहीं ना कहीं वायरल हैं। कैसे हैं? वायरल हैं। तो लो काम खत्म। जीवाणु मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया। देखो टिटनेस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों के तीनों किससे हैं? बैक्टीरिया से। किससे हैं? बैक्टीरिया से। तो जो हमको आंसर ढूंढना था वो ढूंढना था बैक्टीरिया। क्या ढूंढना था? बैक्टीरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बेटा टिटनेस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, न्यूमोनिया ये सब ध्यान, इसमें से देख लीजिए पोलियोमेलाइटिस, ये पोलियो वायरस, ये सब वायरस से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? बी। क्या है? बी आंसर। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं अब कमेंट, कुछ मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अच्छा हम भी एवरीवन ही कर रहे हैं, हेलो बच्चा लोग। एंड सनातन मैम, आई एम नीट स्टूडेंट। ओके, आप नीट से हैं, ठीक है। आई एम फर्स्ट स्टूडेंट। आई एम फर्स्ट स्टूडेंट, अच्छा होगा, आप पहले आए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध खराब होता है। तो देखो दूध से खराब होने का मतलब है कहीं ना कहीं दही बनना, भले वो दही कड़वी हो, करछा रही हो, ठीक है, खराब हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है इसका लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टो। देखिए दूध के लिए एल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोजेन, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो दूध को कहीं ना कहीं सड़ा देती हैं, खराब कर देती हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ 100 क्वेश्चन करा के फिर खत्म कर देते हैं सेशन को। आ जाइए, विषाणु शब्द है। तो विषाणु शब्द की अगर हम बात कर ले तो मैंने कहा था साइंस में 99% क्या सारे के सारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं? लैटिन वर्ड्स। कैसे लिए गए हैं? लैटिन। ठीक है, ओके। बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके तरह? रटने वाला आंसर, को दिमाग में लगाना, माइकोप्लाज्मा। बैगन की छोटी पत्ती का जो रोग होता है किसका? किससे होगा? माइकोप्लाज्मा। पंडित पूछ रहे हैं मैम आपकी शादी हो गई है। पंडित जी देखिए आप अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस हो जाइए, वरना फिर आप शादी ही करवाएंगे पंडित जी बनकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एड्स होता है। एड्स होता है किसके कारण? वायरस। एड्स कौन कराता है? वायरस। तो आप देख लो विषाणु। क्या होगा आपका आंसर? विषाणु। विषाणु आपके क्या होते हैं? वायरस। विषाणु क्या होते हैं बेटा? वायरस। ठीक है, आगे स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु। दूरबिंदु पूछे तो अनंत। आप देखो मेरी आंखें तो थोड़ा सा खराब है, चश्मा लगाई हूँ, दिख रहा है। अब मायोपिया है मुझे, और आपको भी पता है जिसकी आंखें एकदम बढ़िया बिना चश्मे वाली नीट एंड क्लीन होती है वो अनंत तक, इन्फिनिटी तक कहीं भी देखो। और हाँ, इसमें ऑक्सिविक जी और क्या नाम था, लाइफ इज रेस, आप लोग अनंत तक देख सकते हैं अगर, तो देखिए हो सकता है कोई रिश्ता मिल जाए आप लोग को। ठीक है, अगला बात कर ले, अगर पूछे निकट दृष्टि दोष। क्या पूछे? निकट दृष्टि दोष। तो ध्यान सुनिएगा, निकट के लिए जो बिंदु होता है, निकट बिंदु अगर आपसे पूछ ले तो वो 25 सेंटीमीटर। निकट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
सनातन मैम इंद्रेश सर का है। अरे भैया इंद्रेश सर का क्लास इस वक्त हो नहीं पा रहा है, थोड़ा इंद्रेश सर बिजी चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे दिमाग उल्टा वैसे ही हमेशा रेटिना पे बनने वाला इमेज उल्टा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो देखो कार जैसी भी है, जैसे आप देख रहे हो ना ऐसे कार है, तो एक्चुअली में वो कार ऐसी इमेज उसकी कहाँ बनती है, उल्टी बनती है। उस उल्टी इमेज को जो ब्रेन है, यानी सुपीरियर कौन है, ब्रेन, वो सही से पढ़ता है। तो ध्यान सुनिएगा, हमेशा कहीं आंसर लिखा हुआ उल्टा होगा और साथ साथ क्या दिखाई देगा, उल्टा और सीधा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इमेज कैसी होगी, उल्टी और सीधी। इसको डिटेक्ट कौन करता है, ब्रेन। कौन करता है, ब्रेन डिटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस की अगर हम बात कर लें तो ये आपका जो नेत्र लेंस है वो हमेशा क्या होगा आपका, अपसारी, और ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभिसारी होगा, हाँ डाइवर्जिंग, ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव, कॉनकेव वाला जो होता है वही होता है। कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, आगे सबसे टफ पार्ट, पता नहीं याद भी है कुछ की नहीं याद है। तो अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, ठीक है, दो लेंसेज होते हैं, और इन लेंसेज के बीच की जो दूरी होती है, पूछा है आपसे दूरी, इसको एल कहते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ। और ये जो होता है ये f0 और fi के बराबर। अब ये f0 क्या है, फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो पहला लेंस है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो दूसरा लेंस है उसको आईपीस बोलते हैं, उन दोनों के सम के बराबर। तो कहीं लिखा होगा, आंसर देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे पूछा था अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो अगर हम बात करें तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है और उल्टा, क्योंकि देखिए आप लोग माइक्रोस्कोप का यूज किस लिए करते हो, छोटी चीजों को बड़ी उसमें देखने के लिए, सूक्ष्म को किसमें देखने के लिए, माइक्रो के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक की दूरी, सेम वही चीज है, आप देख लो क्या कह रहा है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी। ये मैंने आपको बताया था अभी कि अभिदृश्यक, हाँ अब यहाँ आ जाओ, ये जो आपका अभिदृश्यक है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव लेंस, और नेत्रिका को बोलते हैं आई पीस। इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा, इनके बीच की जो दूरी होती है वही फोकस दूरी का जो योग होता है वही कहलाता है क्या, उन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी। क्या कहलाता है, उन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता बता दो। तो देखो क्षमता का फॉर्मूला होता है पावर, यानी पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f, वो भी f किस में होना चाहिए, मीटर में, किस में होना चाहिए, मीटर में। अब मान लो आपकी जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको आप ऊपर 100 कर दीजिए और यहाँ पे फोकस कर लीजिए किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। लगाइए, चलिए चेक करते हैं, 100 सेंटीमीटर में आंसर है तो 20, अच्छा काट दिया हमने, कितना आ गया, आप देख लीजिए, काटिए फटाक से, तो कितना आ गया 5D, कितना आ गया 5D, यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा 5 डायोप्टर। क्या होगा, 5 डायोप्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बता दो। अगला क्वेश्चन जस्ट पलट दिया कि आपको क्या दे दिया, क्षमता दे दिया, और क्या पूछा है, फोकस दूरी। तो देखो मैंने कहा था जब डायोप्टर दिया हो तो आप सीधे सेंटीमीटर में पूछा है ना, तो 100/f कर लेना आपका आंसर, तो f आ जाएगा आपका 100, ये 2 इधर चला गया तो जगह 2 डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 50। कितना आ गया, 50। आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। रट्टू तोता जी, मैम राधे राधे, राधे राधे रट्टू तोता जी, ठीक है। आप लोग का नाम बहुत अच्छा है, कसम से बता रहे हैं, हंसी आ जाती है पढ़ के, चेहरे पे थोड़ा एनर्जी और स्माइल। रट्टू तोता, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये नाम किस बेसिस पे रखा था, सब कुछ रटते थे क्या आप पहले, क्या, अच्छा नहीं रटते थे, मजाक कर रहे थे हम, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की निकट बिंदु। अभी मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसका जो क्या कहते हैं, क्या बोला, निकट बिंदु होगा, वो हमेशा 25 सेंटीमीटर से आगे रहेगा, यानी कि वो पास का नहीं दिखेगा, वो दूर की दिखेगा और उसको 25 सेंटीमीटर से आगे रखना पड़ेगा। कह रहा किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंग उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखना, गैस की अगर बात कर रहा है
तो गैस में अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। तो लोहा आ गया है, लोहे के अंदर कभी भी ध्यान रखिएगा, लोहे के अंदर जाती है कौन सी? साउंड वेव जाती है, और साउंड वेव आपकी अनुदैर्घ्य तरंग की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस। देखो सीधे सीधे रट लो, जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है, जहां पे आर जो है वो है वक्रता त्रिज्या, जबकि जो आपका एफ है वो क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, आर जो है वो आपका क्या है? वक्रता त्रिज्या, और जो एफ है वो आपकी है फोकस दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या बता दीजिए। तो मैंने बताया आर बराबर 2f, क्या बताया? आर बराबर 2f, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, एफ कितना हो जाएगा? 15, यानी आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। बेटा माइनस और पॉजिटिव में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 कह रहा है उत्तल लेंस से समान आकार की प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस का मुख्य अक्ष वस्तु को रखना होता है। ठीक है, सेम आकार का प्रतिबिंब बनाना है, लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होता है। हाँ, तो देखो आपको बताया आर पे रखना है, आपको कहाँ रखना है? अगर आपको समान दूरी और समान हाइट चाहिए तो आप किसी भी बिंदु क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिए? वक्रता त्रिज्या आर पर रखिए, और जब आर पे आप रखेंगे बेटा तो आर आपका क्या होता है? 2f के बराबर। और आप ऑप्शन पढ़ लो तो ये होगा आपका ऑप्शन क्या? कि लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी, तभी तो आर आएगा। लेंस की फोकस दूरी से क्या? दोगुनी दूरी, तभी तो आर आएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण है। कभी भी सीधा और बड़ा बोले, सीधा और बड़ा बोले तो वो दर्पण याद रखना क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर रटा रटाया कॉन्सेप्ट, पीले रंग का तरंगदैर्घ्य हमेशा 6000 याद कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो विजिबल रेज होती हैं, जो विजिबल रेज समझते हैं ना, विजिबल मतलब वही विबग्योर। क्या? विबग्योर। विबग्योर का आप सीधे याद कर लीजिए रेंज कितना होता है, तो ये मैंने एक दिन बताया था 400 से 800 नैनोमीटर। ये भैया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 400 से 800 नैनोमीटर। ठीक है, मुझे पता है सबको नींद आ रही है, बस 12 बजे यानी 6 मिनट बाद सेशन एंड हो जाएगा, और आज पक्का एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ेगा नहीं, 6 मिनट बाद ये सेशन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। 6 मिनट और पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सही संबंध है। तो अगर आपको सही संबंध कभी भी निकालना हो तो आप देख लो, पहले लाल और हरा मिलाओगे सफेद मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो आंखों में 3 कलर लिए जाते हैं, लाल, नीला और हरा, और इसी के कॉम्बिनेशन से सफेद कलर पूरा कलर बन जाता है। तो याद रखना, कभी भी याद आया, और आपको शायद पता भी होगा, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है वो कहीं ना कहीं यही तीनों कलर के लिए दिक्कत आती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग हो जाएगा काला। पूरी एनर्जी को वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एक दूसरे के अपोजिट कलर हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? देखो विबग्योर याद कर लो, मेरी बात ध्यान सुन लेना, विबग्योर याद कर लो, और तरंगदैर्घ्य इधर जाओगे तो बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य इधर जाओगे तो बढ़ेगी, तो सबसे कम किसका होगा? वायलेट का। वायलेट मतलब बैगनी। क्या होगा आपका आंसर? बैगनी का। किसका होगा? बैगनी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायलेट मतलब बैगनी। मैंने स्पीड थोड़ा तेज इसलिए बढ़ा दी है ताकि 6 मिनट के अंदर मैं अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर पाऊं। ठीक है, तो आप लोग अभी नहीं, सोना हो सो जाइए, बस कल आप उठ करके देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको पब्लिकली कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पे प्रतिबिंब नहीं बनता? देखो आपने एक बात पढ़ रखा है कि रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना पे क्या होती है? इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक जगह है जिसका नाम है येलोफोबिया। येलोफोबिया ध्यान सुन लीजिएगा, येलोफोबिया, ये इसको बोलते हैं येलोफोबिया, याद रखिए। इसको जो बोलेंगे ये आपको कहीं ना कहीं क्या होता है? इसको अंध बिंदु भी बोला जाता है हिंदी में। यहाँ पे आपका अगर कहीं पे मान लीजिए इमेज की रेस पड़ती है तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अंध बिंदु। लिखा ही है कि अंध बिंदु पे अगर इमेज बनेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण क्या होता है? तो कभी भी आ जाए तो हमेशा ध्यान सुनिएगा, मानव नेत्र का इमेज हमेशा क्या होता है? पावर को, फोकस को एडजस्ट कर लेता है। आपने पढ़ा था ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये जो लेंस है, लेंस के साथ जुड़ी हुई होती है सिलेरी मसल्स, ये क्या करती है? सिलेरी मसल्स कूद फांद करके, मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट करके
क्या करती है, इमेज को सही बनाती है। तो आपका जो आंसर दिख रहा है वो दिख रहा होगा कम या अधिक कर लेना। वक्रता त्रिज्या को कम कौन करता है, सिलरी मसल्स। कौन करती है, सिलरी मसल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पेचिस। पेचिस किसके कारण होता है, तो एक ध्यान दीजिएगा, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म है जो क्या कराता है, पेचिस कराता है। ठीक है, वायरस नहीं कराता पेचिस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे मैम ये पेचिस क्या होता है, तो ये आप एक बार समझिएगा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी सारी बीमारियां तो आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि पेचिस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कॉलेरा वगैरह सुना होगा थोड़ा बहुत। वैसे पेचिस जो होता है उसको डिसेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंट्री। वो कॉलेरा नहीं होता। कॉलेरा में एक उल्टी भी होती है और आप समझ जाइए क्या क्या होता है, बाद में आपको समझाऊंगी, टाइम नहीं है क्योंकि 3 मिनट और बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार, अतः देखिए अगर दोनों बराबर हैं तो वस्तु कभी नहीं डूबेगी, वो सतह पर तैरेगी। अगर देखिए उत्प्लावन बल और वस्तु का भार, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सब फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मेरी बात सुनिए, वस्तु है, जितना वो नीचे भार लगा रही है उतना ही उत्प्लावन बल, पानी उसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा दे रहा है, तो वो अपनी जगह से क्या डूबेगी नहीं, उसी जगह पे तैरती रहेगी, आराम से तैरती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा आपका आंसर, सतह पर तैरेगी। कह रहा उष्माधारिता का मात्रक है, अभी हमने आपको बताया था कैलोरी। क्या होगा, कैलोरी। क्या होगा, कैलोरी। क्या होगा, जूल नहीं होगा, जूल जो होता है वो अलग चीज है, जूल की क्या है, उष्मा, कैलोरी अलग चीज है। क्वेश्चन कह रहा है कंडुआ रोग होता है, पहले आप जानिए कि कंडुआ रोग क्या होता है। तो ये कंडुआ रोग जो है आपका गेहूं में होता है। कहां होता है, गेहूं में होता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर, हाँ ये एक दिन मैंने बात की थी कि जो आपके एंटीजन होते हैं, एंटीजन अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एंटीजन मैंने बताया था ब्लड ग्रुप के लिए ए होता है और बी होता है, याद आया। और ये कहाँ होते हैं, आरबीसीज के कहाँ पे, भित्ति पे। देखिए लिखा है कणिका भित्ति, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे पैदा, तो देखो लाल रुधिर कणिका। लाल मैंने क्या बताया था, लाल मतलब आरबीसी बताया था ना, रेड ब्लड सेल्स। क्या बताया था, रेड ब्लड सेल्स। क्या बताया था, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, तो ऐसे बल को हमेशा कहते हैं दाब। इसको 90 डिग्री, अभिलंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पे अगर आप किसी सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, दाब। क्या कहलाएगा, दाब। और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेशर, और क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर। ठीक है, कह रहा है चीनी उद्योग में गन्ने का रस को रंगहीन करने में, कभी भी आ जाए ऐसा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ध्यान रखना है चारकोल। कौन सा, चारकोल, और वो भी कौन सा, एनिमल चारकोल। अब बताओ जो लोग व्रत में चाय पी लेते हैं, क्या पीना चाहिए, जंतु चारकोल का यूज होता है चीनी के लिए। तो ठीक है, थोड़ा दिमाग से साइंस के बारे में ध्यान से पढ़िए तो आपको बड़ी चीजें गंदी भी लगेंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है, तो वाष्पन। हमेशा गर्मी को क्या करता है, बाहर फेंकता है, और गर्मी बाहर फेंकेगा हीट को, तो इसको कहीं ना कहीं वाष्पन, गर्म पानी निकल जाता है। कह रहा है एजुसैट क्या है, तो जो एजुसैट की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं शैक्षिक उपग्रह। क्या बोलते हैं, शैक्षिक उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। देखिए हमेशा कभी भी याद रखिएगा, रंध्र है मतलब छेद है, रंध्र मतलब पोर, पोर इसको एक्चुअली में स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये क्या करता है, बाहर से CO2 को लेता है। अब बताओ ये अगर अंदर होगा तो क्या CO2 ले पाएगा, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ऊपरी सतह पे। कहाँ होगा, ऊपरी सतह पे। कहाँ होता है, ऊपरी सतह पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब अधिक होता है बैठने पर, या फिर 2 पैर से खड़े होने पर, या लेटने पर, या एक पैर से। आप एक बार खड़े होकर के जहां जहां वहां फील कर लो। एक पैर से खड़े होंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। एक पैर पे आप खड़े होंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका कारण हम आप बता दे रहे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कम हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्या है, आप दोनों पैर से खड़े हैं तो देखो दोनों पैर का एरिया लग रहा है, आराम से खड़े हैं। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, आप एक पैर से खड़े हो गए तो एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ। देखिए जिस जगह पे आप खड़े वहां एरिया कम हुआ, एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 क्वेश्चन मुझे करना है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो देखो कार्बन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब में पाया जाता है, नमक में नहीं पाया जाता है। नमक में नहीं पाया जाता है। रोटी भी कार्बन है, पता है, रोटी भी क्या है, कार्बन है।
कह रहा है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर होती है किसमें, गैस में। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में। किसमें होगा, ठोस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अरे भाई साहब, न्यूटन कोई काम था नहीं, बेचारे सो रहे थे आराम से, सेब गिरा और बता दिया इन्होंने। ठीक है, कुम्हार का चाक की गति होती है। देखिए इसमें आंसर दिया सरल, देखिए मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ, इसका आंसर होगा घूर्णन। आपने देखा चाक जो है वो घूमता रहता है, सरल का मतलब होता है सीधे चलना, सीधे नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः वृक्ष की लंबाई क्या होती है। तो आप मीटर देख लो, बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं। इन्होंने आंसर जो दिया है वो दिया है 30 मीटर तक, 3 से लेकर के छोटे से बड़े तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। अब ये बात जो है, ये जो उत्तोलक होता है इसको बोलते हैं लेवर सिस्टम। क्या बोलते हैं, लेवर सिस्टम। तो देखिए लेवर सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, एक होता है आपका लोड, एक होता है लोड जो कि लगाया जाता है, उसके साथ एक होता है फलक्रम जो जिसको बीच में फिक्स किया जाता है, और एक होता है एफर्ट। अगर आपका फलक्रम बीच में, यानी कि जो फिक्स होने वाला पॉइंट वो बीच में है, फिक्स होने वाला पॉइंट बीच में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास। आ जाओ देखते हैं, सरौता में सबसे आगे होता है नो पॉसिबल, नेल कटर, हैंड पंप को देखो ऐसा सेट किया था कि यहाँ पे फिट किया और ऐसे चलता है, तो क्या आगे पीछे मूव करता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक इसमें आता है फर्स्ट लेवर सिस्टम में। क्वेश्चन कह रहा है अवशोषी अंग जो होते हैं। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने कह दिया आंसर, हमें लगता है इन्होंने दिया है आंसर अनावश्यक। अब सुनिए, अगर हम बात करें अवशोषी अंग, तो आपने पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग के रिस्पेक्ट में बात कर लें, तो अगर हम रूमिनेंट एनिमल्स के उस भाग में बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो तब बोलता जब ह्यूमन की बात होता। सब में ऐसा जरूरी नहीं कि ये अनावश्यक है, तो सबके लिए आंसर गलत है, सबके लिए अनावश्यक नहीं होगा, जरूरी है भैया, तो है जरूरी। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, अवशोषी अंग का कोई मतलब ही नहीं है। अवशेषी अंग जो है वो देखिए अनावश्यक नहीं, मतलब जिनका यूज हम नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी दूसरे में उसका यूज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर हम ह्यूमन को ध्यान में रखते हैं तो अनावश्यक ही होगा आंसर, वरना क्या होगा, आवश्यक। ठीक, आपके हो गए 100 क्वेश्चन, इसी बहाने 101 भी करा देती हूँ। ध्वनि तरंग होती है, ठीक है, जो ध्वनि तरंग है, साउंड वेव, साउंड वेव कैसी वेव है, तो देखिए साउंड वेव की अगर हम बात करें तो दोनों अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्घ्य भी होती है, दोनों ही प्रकार इसमें होते हैं। ऐसे करते करते आपके शुभ 101 क्वेश्चन एमसीक्यूज हो चुके हैं। इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, इसके बाद कल फिर मैं लेके आऊंगी, ये पूरा मैराथन में कराऊंगी ताकि आप लोग का काम हो जाए। ठीक है, हाँ, आप थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेती हूँ 2 मिनट, फिर मैं चल देती हूँ सोने की तरफ। आप लोग भी एकदम जो काम कर रहे हैं करते रहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यादव, मैम मैं डीएलएड पास हो जाऊंगा अगर इतना पढ़ लूँ तो। डीएलएड ही पास नहीं होना है, जिंदगी में और भी काम है। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि आप डीएलएड पास हो जाएंगे, आप ये सोचिए कि आप डीएलएड क्यों कर किस ले रहे हैं, पढ़ाने के लिए। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आप क्या करेंगे, क्या बच्चों को वहां बस ऐसे ही टाइम पास करा देंगे, नहीं, हमें तो ये लगता है, आगे आपकी जैसी इच्छा। बता दीजिए मैम मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल पास हो जाएंगे। ठीक है, लाइफ इज रेस। हाँ, नरेंद्र मोदी यादव, मैं कैबिनेट के साथ बैठ के डीएलएड परीक्षा ही बंद करा दूंगा अगर मैं पास नहीं हुआ। वेरी गुड, आप यही करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंडित बॉय चाय पी लो सभी, 5 रुपए की है। हाँ, तुम चाय बेचो यहीं आसपास। ठीक है, अगला सुषमा गौतम बुद्ध, चलो सुषमा आंसर कर रही थी। क्या काम है मैम, गुड मॉर्निंग मैम, चलो गुड मॉर्निंग। आजकल 3-4 दिन से आप ही लोग के साथ मेरी गुड मॉर्निंग हो जा रही है, गुड नाइट का पता नहीं है ना, गुड नाइट कोई बोल ही नहीं पाता है, गुड मॉर्निंग हो जाता है। तो अभी इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिया, पढ़ते रहिए ध्यान से, एकदम एंजॉय करते रहिए। राधे राधे, श्री कृष्ण आपका भला करें, राधे कृष्ण, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।